जरा सोचिए, एक अखबार जो कभी आजादी की लड़ाई की आप कह सकते हैं एक मशाल हुआ करता था, जिसकी स्याही में क्रांति की गूंज थी, वो आज ईडी की फाइलों और कोर्टरूम की बहसों में उलझा हुआ है। एक ऐसी विरासत जो आज हजारों करोड़ की संपत्ति और एक बहुत बड़े राजनीतिक तूफान के केंद्र में है। बिल्कुल। समझिए कि ये कहानी एक ऐसी खिचड़ी है जिसमें इतिहास भी है, राजनीति भी है और पैसा भी है, बहुत सारा पैसा। और इसीलिए ये इतनी उलझी हुई और कह सकते हैं दिलचस्प है। हाँ। आज हम नेशनल हेराल्ड मामले की इन्हीं उलझी हुई परतों को खोलने जा रहे हैं। हमारे सामने जो दस्तावेज हैं उनका शीर्षक है नेशनल हेराल्ड विवाद, दस्तावेजी आलेख। और किरदार भी कोई छोटे मोटे नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तरफ सोनिया गांधी, राहुल गांधी जैसे देश के सबसे बड़े राजनीतिक नाम हैं और दूसरी तरफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी। तो चलिए इस गहरी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और इस पूरी चर्चा का जो मूल सवाल है, जैसा कि हमारे स्रोत में भी साफ साफ पूछा गया है, वो ये है। क्या है वो सवाल? क्या ये अपनी धरोहर बचाने के नाम पर पर्दे के पीछे से करोड़ों की संपत्ति पर कब्जा करने का मामला है, या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई है जहां एक पक्ष दूसरे को फंसाने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल। सच इन दो छोरों के बीच कहाँ छिपा है? वाह, एक अखबार जिसकी शुरुआत आजादी के आंदोलन से हुई, वो आज इस मोड़ पर खड़ा है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इसकी शुरुआत होती है आजादी से भी पहले। साल था 1938 और जगह थी लखनऊ। अच्छा। उस दौर की कल्पना कीजिए, देश में अंग्रेजों के खिलाफ माहौल एकदम गर्म था। उसी वक्त जवाहरलाल नेहरू ने कुछ और स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर एक ट्रस्ट बनाया, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल। हाँ, एजेएल। और इसी एजेएल ने नेशनल हेराल्ड अखबार को जन्म दिया। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक अखबार नहीं था। आजादी के आंदोलन का एक मुखपत्र था। इसकी आवाज अंग्रेजी हुकूमत को चुभती थी। मकसद साफ था, लोगों को जगाना, उन्हें आजादी की लड़ाई के लिए एकजुट करना। स्रोत में कुछ और बड़े नेताओं के नाम भी हैं ना जो इससे जुड़े थे? बिल्कुल। और ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उस दौर की सबसे बड़ी आवाजें थीं। आचार्य नरेंद्र देव, रफी अहमद किदवई, पुरुषोत्तम दास टंडन, ये वो लोग थे जिनका सम्मान पूरा देश करता था। तो ये कोई एक व्यक्ति का प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक सामूहिक सपना था। और विडंबना देखिए, जिस सपने को इतने बड़े बड़े लोगों ने मिलकर सींचा था, किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक दिन वो सपना भारत के सबसे पेचीदा मामलों में से एक बन जाएगा। सही बात है। वक्त बड़े बड़ों की किस्मत बदल देता है, एक अखबार की क्या बिसात है। और यहाँ से कहानी में वक्त का पहिया घूमना शुरू होता है। हाँ। और यहीं से चीजें दिलचस्प होने लगती हैं। आजादी मिली, देश आगे बढ़ा, अखबार भी चलता रहा, लेकिन 2000 का दशक आते आते 2000 का दशक आते आते नेशनल हेराल्ड की सांसें उखड़ने लगी। उसकी आर्थिक हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। अखबार लगातार घाटे में जा रहा था और उसे चला पाना लगभग नामुमकिन हो गया था। कितना नामुमकिन? स्रोत के आंकड़े बताते हैं कि एजेएल पर अखबार की मालिक कंपनी पर लगभग 90 करोड़ रुपए का भारी भरकम कर्ज चढ़ चुका था। 90 करोड़? हाँ, 90 करोड़ आज भी एक बड़ी रकम है, उस समय तो सोचिए। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से लाइफ सपोर्ट देने का फैसला किया, क्योंकि अखबार की जड़ें पार्टी से जुड़ी थीं, नेहरू की विरासत थी। तो उन्होंने इसे बचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। बिल्कुल। कांग्रेस ने एजेएल को 90 करोड़ रुपए का बिना ब्याज का कर्ज दिया। बिना ब्याज का? हाँ। मकसद ये था कि कंपनी इस पैसे से अपनी देनदारियां चुकाए और फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। और यही कदम, जो उस वक्त एक डूबते जहाज को बचाने की कोशिश जैसा लग रहा था, वही आगे चलकर जहाज में सबसे बड़ा सुराख करने का कारण बन गया। अच्छा, कैसे? क्योंकि यहीं से वो सवाल उठने शुरू हुए कि एक राजनीतिक पार्टी जो लोगों के चंदे पर चलती है, वो किसी कमर्शियल कंपनी को इतना बड़ा लोन, वो भी बिना ब्याज के, कैसे और किन नियमों के तहत दे सकती है। इसने भविष्य के विवाद की जमीन तैयार कर दी। बिल्कुल। अब कहानी में एक नया और बहुत ही कह सकते हैं अहम खिलाड़ी मैदान में उतरता है। साल 2010 में एक नई कंपनी का गठन होता है। हाँ, जिसका नाम है यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड। और इस नई कंपनी के पीछे चेहरे कौन थे? स्रोत के मुताबिक इस कंपनी के मुख्य शेयर होल्डर्स थे सोनिया गांधी और राहुल गांधी। अच्छा। दोनों के पास मिलाकर बड़ा हिस्सा था। और इसके निदेशक बनाए गए कांग्रेस के दो बेहद अनुभवी और भरोसेमंद नेता, मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस। और यंग इंडियन के बनते ही खेल बहुत तेजी से बदलता है। हाँ, कुछ ही समय बाद एक ऐसा सौदा होता है जो किसी को भी चौंका दे। यंग इंडियन एजेएल के पास एक प्रस्ताव लेकर जाती है। 1 मिनट, यहाँ थोड़ा रुकते हैं। हाँ, पूछिए। यंग इंडियन एक नई कंपनी है,
जिसके पास कोई बड़ा कारोबार नहीं है, वो क्यों किसी दूसरी कंपनी का 90 करोड़ का कर्ज अपने सिर पर लेगी? इसमें उनका क्या फायदा था? आपने बिल्कुल सही सवाल पकड़ा। यही तो कहानी का सबसे बड़ा पेंच है। यंग इंडियन ने कहा कि एजेएल पर जो कांग्रेस पार्टी का 90 करोड़ का कर्ज है, उसे हम चुकाने की जिम्मेदारी लेते हैं। मतलब अब एजेएल को कांग्रेस को नहीं, बल्कि यंग इंडियन को पैसे चुकाने होंगे। हाँ, लेकिन इसके बदले में यंग इंडियन ने जो मांगा, वहीं से सारा विवाद खड़ा हुआ। और वो क्या था? उस 90 करोड़ के कर्ज को अपने ऊपर लेने के बदले में एजेएल ने अपने 99% शेयर यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिए। 99% शेयर? हाँ, और अब सबसे हैरान करने वाली बात, ये पूरा सौदा कितने में हुआ जानते हैं? कितने में? सिर्फ 50 लाख रुपए में। क्या? सिर्फ 50 लाख। जी, 50 लाख? मतलब 50 लाख रुपए देकर एक नई कंपनी ने 90 करोड़ के कर्ज की जिम्मेदारी ले ली और बदले में एक ऐतिहासिक कंपनी के 99% हिस्से की मालिक बन गई, जिसकी देश भर में करोड़ों की संपत्ति थी। ये तो सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है। अविश्वसनीय, लेकिन यही हुआ। और यही वो लेन देन है जहां से सारे आरोप, सारे सवाल और ये पूरा केस शुरू होता है। आलोचकों और जांच एजेंसियों का कहना है कि ये एक बहुत ही होशियारी से बुना गया जाल था। हाँ, जिसके जरिए एजेएल की हजारों करोड़ की अचल संपत्ति को यंग इंडियन के नियंत्रण में लाया गया, और वो भी मतलब नाम मात्र के पैसे में। हाँ, क्योंकि 50 लाख में 90 करोड़ का कर्ज और हजारों करोड़ की संपत्ति का कंट्रोल, तो जाहिर है सवाल तो उठेंगी। किसने इस मामले को सबसे पहले पकड़ा? इस मामले को राष्ट्रीय स्तर पर लाने वाले थे बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी। अच्छा, उन्होंने 2012 में अदालत में एक याचिका दायर की और आरोप लगाया कि ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। यहीं से ये विवाद मीडिया की सुर्खियां बना। स्वामी का मुख्य आरोप क्या था? स्रोत में उनके बयान का जिक्र है। हाँ, उनका आरोप बहुत सीधा और स्पष्ट था। स्रोत उन्हें उद्धृत करता है, ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार है, पब्लिक मनी का दुरुपयोग है, और इसका फायदा विशेष लोगों को पहुंचाया जा रहा है। बिल्कुल। उनका तर्क था कि कांग्रेस पार्टी का पैसा जो कार्यकर्ताओं के चंदे से आता है, उसका इस्तेमाल एक परिवार के नियंत्रण वाली निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया, जो कि अवैध है। हाँ, और फिर इस मामले में ईडी की एंट्री हुई। ईडी के आरोप भी क्या इसी लाइन पर थे? बिल्कुल। ईडी ने जब जांच शुरू की तो उन्होंने सौदे को मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से देखना शुरू किया। अच्छा। ईडी का आरोप था कि यंग इंडियन ने सौदे के जरिए एजेएल के देश भर में फैली हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी पर लगभग मुफ्त में नियंत्रण हासिल कर लिया। ये जो हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी की बात बार बार हो रही है, इसका थोड़ा अंदाजा दे सकती हैं कहां-कहां हैं ये संपत्तियां? हाँ, स्रोत में इसका अच्छा खासा ब्यौरा है। एजेएल के पास देश के कई बड़े शहरों में प्राइम लोकेशन पर जमीनें और इमारतें थीं, जो उन्हें रियायती दरों पर मिली थी। हाँ, अखबार चलाने के लिए, जैसे दिल्ली के आईटीओ पर स्थित हेराल्ड हाउस। वो तो बहुत बड़े बिल्डिंग है। बिल्कुल। फिर मुंबई की बांद्रा इलाके में एक बेहद महंगी कमर्शियल बिल्डिंग, और इनके अलावा लखनऊ, भोपाल, चेन्नई, पटना, पंचकुला, इन शहरों में भी बेशकीमती जमीनें और इमारतें थीं। तो इन सब की बाजार कीमत का अनुमान हजारों करोड़ रुपए में लगाया गया। सही। ठीक है, तो आरोप बहुत गंभीर है। एक तरफ हजारों करोड़ की संपत्ति, दूसरी तरफ सिर्फ 50 लाख का सौदा। लेकिन इस पर कांग्रेस पार्टी का जवाब क्या था? उनका बचाव क्या है? कांग्रेस और गांधी परिवार ने इन सभी आरोपों को हमेशा से ही, आप कह सकती हैं, बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित बताया है। उनकी तरफ से मुख्य रूप से 3 तर्क दिए जाते हैं जो इस केस को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। क्या है वो तर्क? पहला और सबसे बड़ा तर्क ये है कि यंग इंडियन एक गैर लाभकारी यानी नॉन प्रॉफिट कंपनी है। अच्छा। जिसे कंपनी एक्ट के सेक्शन 25 के तहत बनाया गया है। इसका साफ मतलब है कि ये कंपनी कोई मुनाफा नहीं कमा सकती और ना ही अपने शेयर होल्डर्स को कोई लाभांश यानी डिविडेंड दे सकती है। तो इनका कहना है कि जब कंपनी से किसी को पैसा मिल ही नहीं सकता, तो व्यक्तिगत फायदे का सवाल ही कहां उठता है? बिल्कुल, ये उनके बचाव की सबसे मजबूत ढाल है। और दूसरा तर्क? दूसरा तर्क ये है कि ये पूरी कवायद नेशनल हेराल्ड की ऐतिहासिक विरासत को बचाने के लिए की गई थी। अखबार बंद होने की कगार पर था, तो उसे पुनर्जीवित करने के लिए ये एक वित्तीय पुनर्गठन की प्रक्रिया थी। और तीसरा? कि ये राजनीतिक साजिश है। हाँ, कि इसका मकसद सिर्फ गांधी परिवार की छवि को धूमिल करना है। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में उठता है। पूछिए। मान लिया कि कंपनी नॉन प्रॉफिट है, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिल सकता, लेकिन हजारों करोड़ रुपए की जमीन जायदाद पर आपका नियंत्रण हो जाना, क्या वो अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत नहीं है? एक बहुत बड़ा फायदा। हाँ, भले ही वो फायदा सीधे सीधे आपके बैंक अकाउंट में ना आए। आपने इस केस की नब्ज पकड़ ली है।
और यही इस मामले का सबसे पेचीदा पहलू है। अच्छा। कानूनी तौर पर वो कह सकते हैं कि कोई वित्तीय लाभ नहीं हुआ, लेकिन ईडी और सुब्रमण्यम स्वामी का तर्क ठीक यही है जो आप कह रहे हैं। उनका कहना है कि सत्ता और प्रभाव को सिर्फ मुनाफे में नहीं तौला जा सकता। हजारों करोड़ की संपत्ति का नियंत्रण आपको ये ताकत देता है कि आप तय करें कि उन संपत्तियों का इस्तेमाल कैसे होगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लाभ है। यहीं पर कानून की किताबों और नैतिकता के सवालों के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। बिल्कुल। स्रोत में सोनिया गांधी का एक बयान भी है जो उनके रुख को जाहिर करता है। हाँ, उन्होंने कहा था, सच्चाई हमारे साथ है, हम लड़ेंगे। तो एक तरफ भ्रष्टाचार, संपत्ति हड़पने का आरोप है और दूसरी तरफ विरासत बचाने और राजनीतिक साजिश की दलील। और अदालत को इन्हीं दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियों के बीच से सच को खोजना है। 2014 में केंद्र में सरकार बदलने के बाद इस मामले की जांच में काफी तेजी देखने को मिली। हाँ, ये एक बड़ा मोड़ था। ईडी ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी। उन्होंने गांधी परिवार से लेकर पार्टी के कई बड़े नेताओं से लंबी पूछताछ की। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से कई दिनों तक घंटों सवाल जवाब हुए। हाँ, उस समय पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे पवन बंसल और मल्लिकार्जुन खड़गे को भी बुलाया गया। मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस जो इस सौदे के केंद्र में थे, उनकी भूमिका भी बहुत अहम रही होगी। बिल्कुल, वे यंग इंडियन के निदेशक थे और एजेएल से भी दशकों से जुड़े थे। जांच के दौरान उनके बयान और दस्तावेज बहुत महत्वपूर्ण माने गए। हालांकि अब वे दोनों इस दुनिया में नहीं हैं, जिससे मामले की कुछ कड़ियां शायद हमेशा के लिए अनसुलझी रह जाएं। लेकिन ईडी ने उनके जरिए मिली जानकारी के आधार पर अपनी जांच को आगे बढ़ाया। हाँ। और इस पूरी जांच का फोकस किन सवालों पर रहा? ईडी असल में क्या जानना चाहती थी? जांच का फोकस कुछ बहुत ही बुनियादी सवालों पर टिका रहा। पहला और सबसे बड़ा सवाल, 50 लाख रुपए में 90 करोड़ का कर्ज क्यों और कैसे टेक ओवर किया गया? बिल्कुल, इसके पीछे की मंशा क्या थी? दूसरा, अगर मकसद सिर्फ अखबार को बचाना था तो उसकी बेशकीमती संपत्तियों का नियंत्रण एक नई निजी कंपनी को देने की क्या जरूरत थी? और तीसरा, क्या नियमों का उल्लंघन हुआ? हाँ, क्या इस पूरी प्रक्रिया में कंपनी एक्ट और इनकम टैक्स के नियमों का उल्लंघन हुआ? और इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है? सालों की जांच और सुनवाई के बाद ये अभी कहां तक पहुंचा है? जैसा कि स्रोत बताता है, ये मामला अभी भी दिल्ली की एक अदालत में विचाराधीन है। प्रक्रिया चल रही है। मतलब तारीख पर तारीख? नहीं, इसकी परतें कहीं ज्यादा गहरी हैं। ये मामला अब कई रूप ले चुका है। ये कानूनी तो है ही, लेकिन उससे कई ज्यादा ये राजनीतिक बन चुका है। सत्ता पक्ष इसे विपक्ष के भ्रष्टाचार के सबसे बड़े प्रतीक के तौर पर पेश करता है। तो विपक्ष इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई कहता है? सही। ये ऐतिहासिक भी है क्योंकि ये नेहरू की विरासत से जुड़ा है, और आखिर में ये नैतिक भी है क्योंकि ये सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता और राजनीतिक दलों की फंडिंग पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। चलिए तो आज की इस गहरी पड़ताल को समेटते हैं। हमने एक ऐसे अखबार की कहानी से शुरुआत की जो कभी आजादी की लड़ाई का प्रतीक था। फिर हमने देखा कि कैसे वक्त के साथ वो अखबार वित्तीय संकट में फंसा, कैसे उस पर 90 करोड़ का भारी कर्ज चढ़ा, और फिर कहानी एक बेहद हैरान करने वाले 50 लाख के सौदे पर आ गई, जिसके जरिए हजारों करोड़ की संपत्ति पर नियंत्रण हासिल करने के गंभीर आरोप लगे। हमने आरोपों को भी विस्तार से समझा और बचाव पक्ष की दलीलों को भी परखा। एक तरफ धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप हैं, तो दूसरी तरफ इसे विरासत को बचाने की कोशिश और राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया जा रहा है। बिल्कुल। ये एक ऐसी कहानी है जिसके हर किरदार के पास अपना एक सच है, और शायद अंतिम सच का फैसला अदालत की तराजू पर ही होगा। हाँ, और हमारा स्रोत भी हमें कुछ बुनियादी सवालों के साथ छोड़ जाता है जिन पर सोचना बहुत जरूरी है। क्या सवाल है वो? क्या ये मामला वाकई भ्रष्टाचार का एक क्लासिक केस है जहां नियमों की आड़ में संपत्ति पर कब्जा किया गया, या ये सिर्फ राजनीतिक बदले की कार्रवाई है जहां सत्ताधारी दल विपक्ष के सबसे बड़े परिवार को निशाना बना रहा है? हाँ, या फिर जैसा कि अक्सर ऐसे जटिल मामलों में होता है, सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं किसी धुंधले इलाके में छिपी हुई है। ये सवाल वाकई सोचने पे मजबूर करते हैं, और इसका जवाब शायद हमें अदालत के फैसले से मिले, या शायद वक्त के पर्तों के नीचे से ही सामने आए। शायद। और इसी विचार के साथ हम आज की चर्चा को स्रोत की अंतिम पंक्ति के साथ समाप्त करना चाहेंगे। सच आखिर सच ही होता है, बस कभी कभी सामने आने में समय लगता है।